फैट टू फिट, फिर कैसे डिसाइड करा मिसेस इंडिया में जाना? मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये एडवाइस दिया कि तू ना हीरोइन बन जा। और वो अपनी भाषा में ऐसे करके बोलती हैं कि पूरे दिन तो यूँ नाटक करती रहवे और नाचती रहवे, बोलती रहवे, और बाकी एक्टिंग करवा लो, जाके एक्टिंग करवा लो, तू जाकर ना टीवी पे एक्टिंग कर, पैसे तो मिलेंगे, यहाँ फ्री में नाटक करती रहवे। जो लड़कियों को लेके एक इमेज बनी हुई है इंडस्ट्री में, वो कितनी सही है? बीट कास्टिंग काउच। तो जब आदमी को कुछ फोड़ फाड़ के कुछ अलग करना होता है ना, ऐसे पूरी भीड़ को जो चीर के जो निकलता है ना, फिर वो ये विश्वास करेगी नहीं करेगी, कर पाएगी, ये हो गया तो वो हो गया तो ये तो ये सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए यही सबसे बढ़िया काम था कि मेरी फैमिली ने ये इफ एंड बट सोचे ही नहीं, विश्वास के और बोले जा। किसी ने बहुत सरकास्टिकली कहा कि भाई साहब आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है, बम्बई का तो बहुत ही बुरा। आपकी बहू भी तो बम्बई है, पापा ही तो लड़ ली उससे। कंजर्वेटिव फैमिली के होकर इतनी बड़ी सोच है उनकी, जो है बम्बई में अच्छे अच्छे लोगों की नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं तेरी मेरी डोरिया। ऑल्दो ये बात भी बाहर जाएगी, बट मैं आपको बता दूं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं और वो अपनी फैमिली से दूर रहती हैं। कैसे एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, उनके काम के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज की जो मेरी गेस्ट है उनका नाम है अंशु वार्ष्णेय। अलीगढ़ की रहने वाली एक्ट्रेस हैं, मैरिड है, प्राउड मदर ऑफ 2 डॉटर्स, 2018 मिसेस इंडिया रनर्स अप, मूव टू मुंबई 6 years बैक। उन्होंने मूवीज में काम करा है जैसे कि जवान, गुड न्यूज, सीरियल्स में काम करा है जैसे कि तेरी लाडली में, और बहुत ही फेमस सीरियल तेरी मेरी डोरिया। बहुत सारे टेलीविजन कमर्शियल्स करे हैं, कपिल शर्मा के शो के अंदर एक एपिसोड किया है। एंड मैं उनसे मिला था 2019 में एक ऑडिशन के दौरान, एंड हमारी ऑलमोस्ट 5 साल से अच्छी बात हो रही है। एंड हमने तेरी मेरी डोरियां भी साथ में किया है, मतलब स्क्रीन हमने एक साथ शेयर नहीं करी है, बट हाँ। सो हियर शी इज अंशु वार्ष्णेय। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू अभिमन्यु। कैसे हो? ऑलवेज गुड, थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं आज ये कितना कॉन्शियस होंगी, कितना नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं आपकी जर्नी को लेके। पहले कि आप मुंबई आए थे सितंबर 2018। हाँ, 17 सितंबर 2018। ठीक है। एंड अलीगढ़ में आपके हस्बैंड भी वहीं पे हैं, बच्चे भी वहीं पे हैं, एंड आपकी जो एक जॉइंट फैमिली है, राइट, वहाँ पे। तो जब आप मुंबई आए तो कैसे डिसाइड करा आपने? एंड आपके वेट का भी बहुत इश्यूज थे उस टाइम पे, आप बहुत मोटे हुआ करते थे, जो मैंने इनकी फोटोज देखी हैं। तो क्या थी पूरी जर्नी, क्या थी? मतलब एकदम फैट टू फिट, फिर कैसे डिसाइड करा मिसेस इंडिया में जाना? तो बताओ प्लीज हमारी ऑडियंस को। देखिए, मैं कॉन्फिडेंट शुरू से थी, बहुत एक्टिव थी और कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। बहुत कम उम्र में मेरे पापा एक्सपायर हो गए जब मैं 13 साल की थी। तो कहते ना कि घर का सपोर्ट ही चला गया। तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं नहीं डिसाइड करती थी, मेरी सराउंडिंग्स डिसाइड करती थी, मेरी सिचुएशंस डिसाइड करती थी, और आई वाज गोइंग विद द फ्लो। जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक हो गया दूसरी कर लो, तो मैं करती जा रही थी जो करवाते जा रहे थे सब लोग। फिर बस ऐसे एक दिन शीशे में अपने आप को देखा तो लगा ब्रो ओवरवेट, मतलब वहाँ के लोगों को लग रहा है बड़ी खूबसूरत है अंशु, और अंशु देखा तो ऐसे ओवरवेट। फिर मैंने अपने ऊपर काम किया। शादी से पहले भी ऐसे थे? नहीं, शादी से पहले तो मैं जैसी हूँ अब ऐसी थी। ओह, फिर एकदम से गेन कैसे हुआ? पीसीओडी हो गया था। अच्छा। और लाड़ प्यार में ससुराल की जॉइंट फैमिली, बड़े बहू, बहुत खाया, और अवेयरनेस ही नहीं थी। अब आज के जमाने में रील्स के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू सबको पता है क्या सही क्या गलत, कब खाना है कब नहीं खाना, क्या खाना है कितना खाना है। हमें तो ये था सिर्फ खाना है, और हम हैं यूपी के बनिए। हमारे यहाँ प्यार भी खाने से होता है, गुस्सा भी खाने से होता है। मतलब जो पसंद है उसे खूब खिलाओ, जो नहीं पसंद उसे भी खूब खिलाओ। मूड अच्छा है तो खाओ, मूड खराब है तो खाओ, बस खाओ। फेस्टिवल में खाते ही रहो, वैसे ना। हाँ, तो डाइट क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये जानते भी नहीं थे। तो बस वजन बढ़ा लिया, 100 किलो की हो गई थी मैं जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी। तो फिर धीरे धीरे अवेयरनेस आई, वजन कम किया। फिर जब मैंने एकदम फैट टू फिट
पोजीशन पे जब मैं पहुंच गई तो मुझे लगा कि आई शुड डू समथिंग रिलेटेड टू माई लुक्स, वही हीरोइन बन जाओ, एक्ट मॉडल बन जाओ। बस फिर मैंने मिसेज इंडिया में पार्टिसिपेट किया। तो क्या प्रोसीजर होता है मिसेज इंडिया का, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं? मेरा क्राइटेरिया तो सबसे पहले बस ये था, बचपन से मिस इंडिया बनना था। शादी के बाद मुझे लगा मिस इंडिया पॉसिबल नहीं है, तो यू वोंट बिलीव मैंने से मजाक में बोला मिस नहीं तो क्या मिसेज बन जाऊंगी। और तब तक तो सुने भी नहीं थे कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं भी। अच्छा। मैंने गूगल किया मिसेज इंडिया और वो आ गया। मैंने पहले एप्लीकेशन डाली, उनका फिर रिवर्ट आया मेल पर कि सेंड 2 पिक्चर्स, तो मैंने 2 पिक्चर्स भेजे। फिर मेल आया कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। बड़ा मज़ा आया भाई सुनकर। फिर शॉर्टलिस्टेड के बाद उन्होंने बोला आपका एक ये इंटरव्यू होगा, आपको एक बार फ़ोन पर बात करनी होगी एक बार। तो धीरे 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 से मजाक मजाक में ही ना मैं बिल्कुल फाइनल 30 में पहुंच गई, जिसमें यू हैव टू बी ऑन स्टेज। आपको 3 दिन वहाँ रहना होगा होटल में और डिफरेंट राउंड्स होंगे। फिर वो क्या होता है धीरे धीरे होता रहता है। फिर आपको हेल्प भी मिल जाती है लोगों की। हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिंग, माय डॉटर्स तब तो बहुत छोटी थी पर उनको भी बहुत मजा आ रहा था कि मम्मी कुछ तो भी बहुत बढ़िया कर रही हैं। इवन फॉर माय मदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, देवरानी, मदर, भाभी एंड ऑल एवरीवन, सबको लगा कि कुछ अलीगढ़ में तो हमने नहीं सुना है ये कभी भी, कुछ अलग कर रही है। सबने सपोर्ट किया। बस फिर क्या, मैं क्राउन जीत गई। रनर सब थे। हाँ, मेरी फैमिली मतलब सारी पार्टिसिपेंट्स में सबसे ज्यादा मेंबर्स मेरी फैमिली से आए थे। देयर वर लाइक 14 लोग आए थे मेरी तरफ से, ऑल माय इन लॉज की साइड से, फ्रेंड्स के और मायके से। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर, कैसे डिसाइड करा मुंबई आने का? वो भी सब ऐसी मजाक मजाक में फ्लो में कि द फैक्ट इज कि वी वर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब हम लोग अपनी सिचुएशन से थोड़ा लड़ रहे थे रोजाना। तो ये लग रहा था कि भाई पैसे कमाने हैं अब, क्योंकि पैसे कमाने से ही सब कुछ होता है ना, और ईमानदारी से कमाने। तो मैंने टीचिंग करी, मैंने डांस भी सिखाया, ट्यूशन्स पढ़ाए, बहुत कुछ किया, लेकिन मज़ा नहीं आया, वो किक नहीं मिल रही थी। टाइम तो मेरा ऐसे पूरा दिन का लग रहा था, लेकिन अर्निंग नहीं हो रही थी। बच्चों की ज़रूरतें, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ भी फुलफिल नहीं हो रही थी। फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये एडवाइस दिया कि तू ना हीरोइन बन जा। और वो अपनी भाषा में ऐसे करके बोलती हैं कि पूरे दिन तो यूँ नाटक करती रहवे और नाचती रहवे, बोलती रहवे, और बाकी एक्टिंग करवा लो, जाके एक्टिंग करवा लो। तू जाकर ना टीवी पे एक्टिंग कर, पैसे तो मिलेंगे, यहाँ फ्री में नाटक करती रहवे। सो बेसिकली वही ना, कीड़े तो थे। तो शादी वादियाँ हुई, तो शादी के बाद सबको मिमिक करना, अच्छा है ना, रिश्तेदारों को सबकी एक्टिंग करना और एंकरिंग करना, विच वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर दोज पीपल। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हाँ कितना अजीब था कि मैंने माइक उठा लिया। मैंने कहा अब तो वहां पर भी सब प्रोफेशनल एंकर्स आने लगे। बट मैं आपको अपनी 22 ईयर्स पुरानी बातें बता रही हूँ कि कोई भी फंक्शन फैमिली में होते तो मैं ही माइक पकड़ती थी कि अब चाचा आएंगे, अब बुआ आएंगी, और उसके आगे पीछे 2-4 लाइन। तो ऐसे कॉन्फिडेंस और कैमरा का तो फियर था ही नहीं कभी भी। लाइक कभी भी आप बोल दो डांस करना है, गाना गाना है, आई एम ऑलवेज रेडी। पर ये नहीं समझ आ रहा था कि ये जो सारे आपके ट्रेट्स है ना, ये एक एक्टर के हैं। तो फिर बस मम्मी जी के कहने पे आई केम टू मुंबई। मैंने एक्टर्स प्रिपेयर, जो अनुपम खेर सर का एक्टिंग स्कूल है, वहाँ पे 1 महीने का कोर्स किया। तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो उससे पहले कोई ट्रेनिंग कभी कुछ नहीं करी? ना, जीरो। 1 महीने में भी हमारे सर यही कहते थे हमेशा कि 1 महीने में कोई आपको एक्टर नहीं बना सकता, लेकिन आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। टीचर्स के फीडबैक से और अपने खुद के कॉन्फिडेंस से, और आपको कितनी क्लैपिंग मिल रही है, आपको कितने लोग आपस में फ्रेंड्स में। तो मुझे 1 महीने में फील आ गया था कि मैं तो कर सकती, क्योंकि मैं वहां पे सबकी फेवरेट थी। बस फिर उसके बाद धीरे धीरे काम ढूंढने का तरीका समझा। अंशु वो हैं जिन्होंने अपना पहला ऑडिशन ही क्रैक कर लिया था। हाँ। पहले ऑडिशन में ऐड का ऑडिशन दिया था एंड वो ही क्रैक कर लिया था। अरे तो उससे बड़ी बात यह है कि मैंने 24 घंटे में ऑडिशन दे दिया था। मुंबई आते मैं 17 सितंबर को बॉम्बे आई थी और 18 सितंबर को मैं पीजी में शिफ्ट हुई, और 18 को ही मैंने ऑडिशन दे दिया था पहला। वाह, ठीक है। एंड बहुत लोग इसको बोलेंगे कि हाँ यार बहुत लकी है, बट ऐसा नहीं होता है।
नहीं, मैं बोलती हूँ कि पहले ऑडिशन देने गई, हिम्मत जुटाई और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपका लुक नहीं जा रहा है। बेसिकली मैंने जो पहने थे उनको नहीं लग रहा था कि वो फॉर्मल लुक का ऑडिशन था। मैं फॉर्मल लुक भी नहीं जानती थी, गूगल करना पड़ा। फिर मैंने कैसे कैसे करके मैनेज किया। मेरा ऑफ शोल्डर टॉप को मैंने शोल्डर पे चढ़ाया, फिर मैंने अपना स्कार्फ निकाल कर ऐसे बांधा और बालों को बांधा। फिर मैंने उनको 2-3 बार दिखाया तो ऐसे हंस के बोले मैम आप ना आज ऑडिशन दे ही दो, आप बहुत एक्साइटेड लग रही हो और आपकी जो एंथुजियाज्म देखकर लग रहा है कि आपको ऑडिशन जरूर देना चाहिए। तो मैंने ऑडिशन दे दिया क्योंकि मुझे ना नहीं चाहिए थी। मैंने कहा मुझे एग्जाम में बैठने दो, अब फेल करना, बैठने में अटेम्प्ट ही नहीं देने दोगे तो फिर मैं आगे क्या करूंगी। तो दिया और हो गया, तो मेरा भी मोरल बूस्ट हो गया कि हाँ भाई इट्स सिंपल। एंड अंशु, एक चीज होती थी, जैसे जिस टाइम पे मैं भी आरामनगर में ऑडिशन देता था तो हमने ये चीज देखी है कि पहले ना बहुत एक फेमस चीज होती थी, फिट नॉट फिट। हम बहुत जगह ऑडिशंस के लिए जाते थे एंड हमें गेट से बोला जाता था ऐसे ही देख के कि फिट नॉट फिट, हाँ तुम दे दो, नहीं नॉट फिट। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे ऑनलाइन पूरा हर चीज हो गई है, अभी वो वाला क्राइटेरिया हट गया। अगर तुम फिट हो तो तुम्हें वो रिप्लाई करेंगे, नॉट फिट हो तुम्हें बोल देंगे कि यार लुक नहीं जा रही है इसमें। तो आपको लगता है कि जो हम उस टाइम पे ऑडिशन देते हैं, जो अभी ऑडिशन देते हैं, उसमें आपको लगता है कि वो अच्छा था कि हम अलग अलग डोर्स पे जा रहे हैं, उनको खटखटा के हम पूछ रहे हैं कि फिट है नॉट फिट है, या अभी वाला ज्यादा अच्छा है कि हमें खुद रीच आउट हो जाता है, घर से बहुत मल्टीपल टेक्स बना के भेज सकते हैं? क्या लगता है आपको? आपने दोनों फेज में दिए हैं। हाँ, मैं समझती हूँ दोनों चीज़ों, सबके प्रॉस एंड कॉन्स सबके अलग अलग होते हैं। जैसे और दूसरी चीज़ें लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर के बिना वाली लाइफ अच्छी थी या कंप्यूटर के साथ वाली, तो दोनों के अपने मजे हैं। तो मुझे वहां जाके, और मुझे लगता है इनिशियल स्टेज पे वो स्टेज मिलनी चाहिए। व्हेन यू जस्ट केम टू मुंबई, व्हेन यू जस्ट वांट टू स्टार्ट, तो कहते हैं ना चप्पल घिसनी चाहिए, घर बैठ के फिर कुछ नहीं। तो वो जो मेरा टाइम था कि अपने बैग में 4 तरीके के कपड़े रख के सुबह सुबह उठ के हेयर स्ट्रेट करे, मेकअप किया और बैग लगाकर निकल लिए, खाना पीना सब रेडी के निकल लिए। और फिट नॉट फिट, और आप जाओ और रिजेक्शंस जो होता है ना, ये आपके अंदर आग भरता है कि ये कैसे, मेरे को मैं करूंगी काम, और 10 में से 5 ने बोला मैडम आपका नहीं होगा, आप एक भी ऐड नहीं करा है और आप इसका ऑडिशन दे रही हो, तो ऐसी की तैसी, मैं तो दूंगी। फिर आप 20 लोगों को ऑडिशंस देते हुए देखते हो, फिर उसमें क्या होता है कि आप इससे भी कुछ सीखे, आप इससे भी कुछ सीखे। पहले मैं नर्वस हूं, जब तक मेरा नंबर आया मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ आ गया। फिर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, माहौल बन रहा है। तो मुझे पर्सनली बताऊं, वो टाइम मुझे बहुत, मेरा ऑल टाइम फेवरेट था। लेकिन अब क्योंकि अब मैं काइंड ऑफ सेटल हो चुकी हूँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो लंबी लाइन में लग के खड़े होना, 4 घंटे बैठना, कभी कभी हम 4-4, 5-5 घंटे भी बैठे हैं, वापस घर गए हैं, लंच कर आके फिर ऑडिशन भी दिया है दोबारा। अब लगता है कि नो, दिस इज अ बेटर प्रोसीजर। बट इनिशियल स्टेज में वो ऑप्शन अच्छा था, अब नहीं। अब जो नए लोग बॉम्बे आ रहे हैं ना, तो वो दरवाजा खटखटाना इजी था, अब फोन पर कैसे पहुंचे। अब क्या, मेरे कनेक्शंस बन चुके हैं, मैं जिनको भी मैसेज कर रही हूँ ना, सब मुझसे फिजिकली मिल चुके हैं पहले कि हाँ भाई अंशु है, ये पहले आती थी, वहां मिली थी, ये मिली थी। नए बंदे को वो एंटरटेन नहीं करते इतने अच्छे से। तो ये नए लोगों के लिए आज की डेट में ये सारी चीजों को डिजिटलाइज होना मुश्किल हो गया है, हमारे लिए बेटर है। ओके, ठीक है। एंड ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा ही बोला जाता है, बुरा भी बोला जाता है कि अच्छी है तो बहुत अच्छी है, फेम है तो बहुत नेक्स्ट लेवल फेम है, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लड़कियों के लिए आपको लगता है कि इंडस्ट्री के बारे में, मतलब जो लड़कियों को लेके एक इमेज बनी हुई है इंडस्ट्री में, वो कितनी सही है? बी इट कास्टिंग काउच, क्योंकि बीइंग अ लड़का मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स देखे हैं कि जिनका एक वो नजरिया होता है ना कि हाँ यार, इसने, लड़की ने रिप्लाई कर दिया तो चलो इससे हम और थोड़ी बातें आगे करते हैं। तो आपने कभी कुछ ऐसा फेस करा है या फिर आसपास कभी देखा है ऐसा कुछ हुआ हो किसी के साथ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफिकल्टीज होती हैं वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होती हैं। यहाँ थोड़ी ज्यादा होती हैं बिकॉज वी डील विद आवर लुक्स, विद आवर ग्लैमर, एंड वी सेल आवर सेल्फ। हम सामान नहीं बेच रहे, हम खुद को बेच रहे हैं। और हमेशा हमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। कैमरे के पीछे अगर लैपटॉप से, फोन से सारी बातें होती तो सामने देखकर हो जाता है। अच्छा, अब बात आई लड़के लड़कियों की, उसमें भी काइंड ऑफ मैं कहूँगी आज की डेट में दोनों को इक्वल स्ट्रगल करनी पड़ रही है। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ चॉइस,
जबरदस्ती कभी नहीं होती है। जैसे आपने बोला कि कास्टिंग डायरेक्टर से अगर बातें शुरू करी तो वो आपसे एक्स्ट्रा बात करेंगे, तो रिप्लाई करना तो आपके हाथ में है ना। बिल्कुल। आपको समझ नहीं आता, आप इतने बड़े हो या तो आप भी 6-7 साल के हो तो समझ में आ रहा है। आप अगर 18 साल के ऊपर हो तो आई बिलीव आपको इतना सेंस होना चाहिए कि कौन चेप हो रहा है, कौन ऑर्गेनिक डिस्कशन कर रहा है और कितनी बातें करने की जरूरत है। जैसे मैंने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को आज मैसेज किया कि हाय, दिस इज मी अंशु, आई एम एन एक्टर, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम ब्ला ब्ला फ्रेंड एंड प्लीज अलाउ मी टू शेयर माई प्रोफाइल। मतलब आप मुझे मेरी प्रोफाइल आप तक पहुंचाने दीजिए, मेरी फोटोज भेजती हूँ ताकि आपको मेरे लायक कोई काम मिले। तो आप तो वो क्या बोलेगा, ऑफ कोर्स भेजिए। उसके बाद उसके सवालों से जवाबों से मुझे समझ आ जाएगा कि ये जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है या नहीं है। तो आगे बढ़ना ना बढ़ना मेरे हाथ में है। उसका ये कहना कि आपके पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं, नाइस पिक्चर्स मैम, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, आपकी जो उम्र है उस हिसाब से तो आपके फोटोज लग ही नहीं रहे हैं। कौन सा कोई फोन से निकल के जबरदस्ती आपको अपने घर से उठा कर ले जाएगा। और इतना काम है कि 500 लोगों से बात करने में आपको लग रहा है ना कि 400 खराब हैं, तो 100 पे अप्लाई करो, 100 में कोशिश करो। और आजकल तो ये फोन के जरिए में और ये इंस्टाग्राम और ये जो आप कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट काम करने वाले बनो ना, किसी के ऊपर, आप तो किसी पर आश्रित नहीं हो ना, आप तो एम्प्लॉयर हो गए हो अब, है ना। तो ऐसा काम कर लो, लेकिन गलत मत करो, बेचो मत अपने आप को बिना मर्जी के। और मर्जी से करना है तो करो, फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है। जो लड़की या जो लड़का कुछ भी करके काम करने के लिए तैयार है तो लेट देम डू इट, दैट इज देयर कॉल, डोंट जज देम आल्सो कि वो गलत कर रहे हैं, उनकी मर्जी। बट आप जब आए थे तो आपके जो फैमिली सपोर्ट था वो बहुत ज़रूरी था आपके लिए, एंड आपको नहीं लगा कि उनको किसी चीज़ का डर था? जैसे आपकी मदर इन लॉ ने बोला कि हाँ मुंबई चले जाओ, ट्राई करो एक्टिंग में, तो उनको ये चीज़ें भी, उनका डर नहीं था इस चीज़ का? और पता है, ये बात मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे उन लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी एक भी बार नहीं आया कि भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई देखे ना अच्छी खासी दिखती हूँ मैं, और भेज दिया। हस्बैंड का दिल देख रहे हो, कलेजा, ये शायद वो वाली बात होती है, होने वाली बात है। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कास्टिंग डायरेक्टर ही है। वो मेरे को देख के बोलता है, भाई ऐसे करके पालती मार के बोलता है, भाई एक बात बताओ यार, ये ऐसी बीवी को पति ने भेज कैसे दिया? भाई मैं तो नहीं भेज सकता, मैं तो कतई ना भेजूं अपनी बीवी को, वो भी ऐसी। बोले जिसको देखो लाइन मारेगा। तो मैंने भी उसके सुन के मुझे भी हंसी आई। अब मैं कहूँ कि उनको मुझ पर बहुत विश्वास था, विश्वास है, ऑफ कोर्स होता है विश्वास, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। लेकिन पता नहीं होने वाली बात थी या शायद उस कहते रिक्वायरमेंट ऑफ एन आवर, वो बहुत जरूरत थी हमें काम करने की। तो जब आदमी को कुछ फोड़ फाड़ के कुछ अलग करना होता है ना, ऐसे पूरी भीड़ को जो चीर के जो निकलता है ना, फिर वो ये विश्वास करेगी नहीं करेगी, कर पाएगी, ये हो गया तो वो हो गया तो ये तो ये सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए यही सबसे बढ़िया काम था कि मेरी फैमिली ने ये इफ एंड बट सोचे ही नहीं, विश्वास के और बोले जा। और आज तक नहीं करते डाउट ना। आज भी अगर मैं बोल दूं कि मैं अपने फोन हस्बैंड का कॉल और मैं बोल दूं कि मैसेज डाल दूं कि सॉरी आई कांट टेक अ कॉल, आई एम इन अ मीटिंग, किस मीटिंग में है, कहाँ है, अभी तक क्यों तूने फोन नहीं करा, कुछ नहीं। अगर उनका फोन भी आ जाएगा और मैं बोल दूं कि बाबू मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, तो ठीक है। ऐसी मदर इन लॉ और ऐसी फादर इन लॉ है। मतलब मेरे फादर इन लॉ तो ऐसे हैं कि वो कोई उनसे अगर बोल भी देना कि एक बार जैसे कोविड के दिनों में ना बहुत ज्यादा ड्रग्स को लेकर हल्ला मचा था कि हमारी इंडस्ट्री में इट्स टू कॉमन, तो किसी ने बहुत सरकास्टिकली कहा कि भाई साहब आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है और बम्बई का तो बहुत ही बुरा, आपकी बहू भी तो बम्बई है, पापा ही तो लड़ ली उससे। बोले क्या मतलब है तुम्हारा, आपकी बहू बॉम्बे है तो? बोले वो है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो भी करती होगी, कोई नहीं वो बिल्कुल कुछ नहीं करती। बोले हमारे घर में बहुत संस्कार, एक्चुअली माय फादर इन लॉ इज लाइक वो सुपारी पान कुछ भी नहीं खाते, अनियन तक नहीं आता। तो ऐसा नहीं, ये सब चीजें हम तो खा लेते हैं, अनियन पान, लेकिन नहीं और कुछ नहीं, जीरो अल्कोहलिक। तो वो विश्वास करते हैं, लेकिन सोच तो सकते हैं ना वो कि हमें तो नहीं दिखा रही अंशु, लेती तो जरूर होगी। पर पता नहीं कैसे वो विश्वास करते हैं, वो मानते हैं। आई थिंक इट इज देयर पॉजिटिव एटीट्यूड जो उनको भी सुकून दे रहा है, ये सोच कर कि अंशु जो कर रही है वो ठीक कर रही है, और मुझे उनके पॉजिटिव एटीट्यूड से यहाँ सुकून है कि फॉर गॉड सेक वो मुझ पर डाउट नहीं कर रहे। तो ये बेसिक मेंटल एटीट्यूड है। और लोगों को लगता है पढ़े लिखा होना, पैसे वाला होना या मॉडर्न होना, अलीगढ़ के कंजर्वेटिव फैमिली के होकर इतनी बड़ी सोच है उनकी, जो यहाँ बम्बई में अच्छे अच्छे
लोगों की नहीं होगी। एग्जैक्टली, एंड हैट्स ऑफ टू अभिषेक जो अंशु के हस्बैंड है एंड इनकी डॉटर्स एंड पूरी वाशनी फैमिली की वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं अंशु को। करेक्ट। क्योंकि खुद ना कई बार देख के, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी सेम टाइम पे जर्नी शुरू हुई थी। उस टाइम पे मैं भी 18 में आया था एंड अंशु भी, तो उस टाइम पे ना ये चीज देख के बड़ा अच्छा लगता है कि इंस्टाग्राम पे जैसे आप काम डालते हो एंड वो फैमिली सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था, एटलीस्ट आपके केस में। तो थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट करो। आई एम श्योर बहुत लोग इससे मोटिवेट होंगे, बहुत लोग। और मतलब मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि और भी कोई बहू शादी के बाद या बेटी शादी के बाद ना ये करने की हिम्मत रखेगी, वो भी घर जाके बोलेगी कि देखो वो आंटी ने भी तो बोला जाने दिया था ना मम्मी, मुझे जाने दो, देखो भाभी गई थी, दीदी गई थी, तो और मैं गलत नहीं कर रही हूँ, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। अगर मेरा नाम खराब हो जाएगा तो फिर तो कोई लड़की को कोई जाने नहीं देगा। वैसे करके बोल देंगे नहीं तू नहीं जाएगी, देख वाने क्या करो ऐसे करके कि उसने क्या कर लिया, देख नाम खराब हो गया, वो भाई साहब भाभी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे उस बहू की वजह से, तू नहीं जाएगी। सो नाउ दे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ मी, देयर ऑल देयर फ्रेंड्स आर प्राउड ऑफ मी, एवरीबडी इज लाइक अरे वो हमारी बहू है, अरे वो हमारे यार भाई साहब हमारे बहुत खास है। तो टचवुड सब कुछ फ्लो में गुड एग्जांपल एंड वो या एब्सोल्युटली टचवुड। एक चीज और है कि अगर फैमिली में चीजें ठीक होना हमारे होम टाउन में, तो हमें मुंबई जैसी जगह पे जहां हम अकेले हैं वहां पे एक काम करने का ना एक फ्रीडम मिल जाती है, एक वो मेंटल पीस होता है ना, वो मिल जाता है भाई। बहुत सिंपल सी बात है, आप पूरे दिन थक रहे हो, हाँ। रोज कोशिश कर रहे हो, दिन में 6 फोन आ रहे हैं, आप सेलेक्ट नहीं हुए, आप सेलेक्ट नहीं हुए, आप सेलेक्ट नहीं हुए, फिर उसके बाद 7वां फोन आ रहा है, आपकी मदर इन लॉ का खाना खाया है तूने, और आज क्या हुआ, कहूं ना हुआ, कोई बात नहीं अब हो जाएगा। भाई सारी थकान उतर गई। माँ का तो फोन आता ही है, देखो माँ को क्या ही क्रेडिट दे, माँ तो आंख बंद करके भी अपने बच्चे का सपोर्ट करती है, बट जब मदर इन लॉ का फोन आ गया और हस्बैंड का फोन आ गया कि मैंने बोला यार अब तो मुझे ना अभिषेक बहुत इरिटेशन हो रही है, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ और शॉर्ट लिस्ट में हर बार होती हूँ लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रही, तो बोलते यही प्रोसीजर है, बोले तुम गई ऐसी जगह पर तुमको ये तो झेलना ही पड़ेगा, बोले अगर इसकी हिम्मत नहीं है तो मत रहो वहां पर, लेकिन ये हार जीत ये सब तुमको एक्सेप्ट करके ही रहना पड़ेगा। तो एक टाइम था जहाँ 1 महीने में 1 ऐड करती थी तो 1 पॉइंट आ गया, जहाँ 1 महीने में 6 ऐड करने लगी, तो वो आया, वो जो उन्होंने बोला मेरा मनोबल बनाया, मुझे रोका, मुझे मोटिवेट किया, इट हेल्प्ड मी अलॉट। ये होता है अभी भी, जैसे बीइंग एन एक्टर इज नॉट इजी, तो हम डेली बेसिस पे बहुत रिजेक्शन फेस करते ही हैं, एंड फिर एक होता है ना कि इतने रिजेक्शन के बाद घर से एक फोन आता है ना कि चल वो सब तो होता रहेगा, खाना वाना खा लिया, हाँ वो ही बहुत है हमारे लिए। मतलब वो ये होता है कि चल ठीक है यार खाना खाओ, छोड़ो मिट्टी पाओ, कल फिर करेंगे। बस मेरे फादर इन लॉ का फोन आता है, अलीगढ़ से जितनी बार भी आती हूँ, अगर मेरी 5 बजे की भी फ्लाइट है तो उनका 5 बजे का कॉल होगा, बैठ गई, फिर 7 बजे का कॉल होगा, उतर गई, बस इतना बहुत होता है। फिर आने के बाद जो थकान होती है ना वो मिट जाती है अपने आप। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं तेरी मेरी डोरिया। उसके अंदर मैंने 2 बार अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, एंड अंशु ने ऑलमोस्ट 1.5 साल 19 महीने शूट करा है तेरी मेरी डोरिया का, एंड वो आई गेस उसकी टीआरपी हमेशा 2, 3, 4 के बीच में रही है, बहुत अच्छी टीआरपी उसके स्लॉट के हिसाब से 7 बजे का था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ, कब ऑडिशन दिया, कैसे कॉल आया, क्या जर्नी थी तेरी मेरी डोरिया की? यार बहुत अच्छी जर्नी। तेरी मेरी डोरिया प्री गोइंग ऑन एयर, और उसके बाद बात करेंगे हम जो सेट का माहौल था वगैरह, तो कैसा था, कैसे आपने ऑडिशन दिया, क्या सब कुछ हुआ? ऑडिशन देने का तो वही प्रोसीजर है कि आपके पास प्रोडक्शन से कॉल आता है, तो शायका कॉकर प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर मैं पहले भी 2-3 बार ऑडिशंस दे चुकी थी, तो उनके जो भी इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर, उनका कॉल आया कि आप आइए, वो आपको लुक बताते हमेशा कि आपको साड़ी पहन कर आना है और अच्छे से मेकअप करके आइएगा, और स्क्रिप्ट आपको भेज दी, आकर ऑडिशन बना। मैंने ऑडिशन बनाया, उन्होंने 2 कैरेक्टर्स का ऑडिशन लिया था मुझसे, प्रभजोत का और गुरलीन का। फिर वो ऑडिशन देखते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्रिएटिव हमारी ऑलरेडी बैठी हुई थी सौम्या, उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शिल गो विद गुरलीन, इसको ना गुरलीन का किरदार दो। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे इंट्यूशन होता है ना, ऐसे आया इंट्यूशन कि अरे इसने ऐसे बोला है। फिर बस एक बार कॉल आया कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गई हो। फिर एज ऑलवेज बजट को लेकर उनका कुछ मेरा कुछ हम हमेशा ज़्यादा चाहते हैं, वो हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं। 2-3 दिन तक वो डिस्कशन चला, फिर उसके बाद उनका कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो। मैं अलीगढ़ में थी, मतलब 1 महीना चला ये पूरा डिस्कशन। फिर उसके बाद मेरे पास कॉल आया कि आप गुरलीन के लिए सिलेक्ट हो गई हो।
और नेक्स्ट वीक आपका लुक टेस्ट होगा। लुक टेस्ट में वो आपको 2-3 तरीके का लुक, हेयर स्टाइल और कपड़ों के तरीके चेंज करके फाइनल करते कि भाई गुरलीन जो किरदार होगी वो कैसी दिखेगी, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, बालों से भी सब हर तरीके से, उसकी एज क्या होगी, बच्चे कितने बड़े हैं, उस हिसाब से उसका लुक डिसाइड करते। तो लुक टेस्ट हुआ मेरा, बस फिर धीरे धीरे शूट स्टार्ट हो गया। एंड मेरी अभी तक की 6 years की जर्नी का बेस्ट पार्ट था दैट्स तेरी मेरी डोरियां थी। एक फैमिली जैसा माहौल हो गया था ना। वेरी नाइस पीपल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब प्रोडक्शन हाउस से लेके फ्रेंड्स और बिल्कुल एवरीथिंग वाज ऑन द टॉप। पिंटू तक अभी भी पिंटू से मेरी बातें होती रहती है। हाँ, हर 2-4 दिन में पिंटू मैसेज करता है कैसी हो, मैं पूछती हूँ तू कैसा है। नाइस। ठीक है, तो कैसा लगा जब आया कि हाँ यार, क्योंकि मेरे को अंशु ने बात बता रही थी, इंस्टाग्राम पे हमारी बात हो रही थी कि मैं स्टार प्लस का एक शो कर रही हूँ। हाँ। तो फिर अभी प्रोमो आएगा, देखियो, ऐसे हमारी बात हुई थी उस टाइम पे। तो कैसा फील हुआ कि हाँ यार, एक जो 6 साल, जो ऑलमोस्ट 4-5 साल की मेहनत हाँ। थी, उसके बाद एक सीरियल में कंटिन्यूटी मिलना बहुत बड़ी बात है। कंटिन्यूटी के लिए हम ऐसा मनचाही जगह पर कंपनी में नौकरी मिल गई। 1-2 साल फिक्स हो गए। अब पैसा आता जाता रहेगा, काम करते रहो, जब जब बुलाएं तब चले जाओ, लेकिन काम ढूंढने का स्ट्रेस कम हो गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट, है ना। आप एड्स वेड्स बीच में करते रहो ठीक है, लेकिन अब किसी सीरियल के लिए कॉल नहीं, किसी का फोन आया, मैम सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल, क्या मजा आता है बोलने में आई एम नॉट अवेलेबल। वरना तो पहले ये था कि अवेलेबल, यस, एक दिन में 6 ऐड के लिए अवेलेबल, शॉर्ट लिस्टेड, नहीं फिर भी अवेलेबल, क्योंकि भाई काम चाहिए बस। तो बहुत मजेदार फेस था वो। और चैनल, बेस्ट चैनल, वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, जिनके ऑलरेडी टॉप शोज चल रहे हैं। बिल्कुल। फिर उसके साथ के जो को एक्टर्स थे, बिग नेम। इनिशियली तो मेरे लिए सिर्फ बड़े नाम थे, फिर काम करने के बाद पता चला कि वो बड़े और अच्छे लोग भी हैं, तो और मजा। अब बड़े नाम होकर वो मेरे साथ अच्छे नहीं होते तो शायद मुझे मजा नहीं आता। जैसे आप कितना भी बोल दो, बड़े से बड़े स्टार का नाम ले लो, भाई वो उसके साथ, लेकिन अगर वो आपके साथ अच्छा नहीं तो 2 दिन में आपका भूत उतर जाएगा, राइट। हाँ। तो जितने भी बड़े और अच्छे लोग थे भाई, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और आज तक हम लोग साथ कनेक्टेड हैं। फिर जो मजा आया काम करने में, मैं उनसे एक्सपीरियंस में कम, अकल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन काम से रिलेटेड समझदारी में कम, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं था मुझको इतना, राइट। फिर एक्टिंग स्किल्स ऑफ कोर्स उनकी मेरे से बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक्टिंग भी एक ऐसा गेम है जो एक्सपीरियंस के साथ ही बेटर होता रहता है रोज। कोई ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन वाला 20 दिन वाले से बेटर होगा, नहीं। तो उन लोगों ने 25 साल काम, 30 साल काम किया, तो उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आया। फिर हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि महिलाओं को स्पेशली आपस में सबसे पहले कंपटीशन आता है, ये मेरे से अच्छी ना दिख जाए, ये मेरे से अच्छा ना कर जाए। सो आई डोंट नो व्हाई, गॉड इज ग्रेट, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। स्पेशली मेरे 2-3 जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बनी थी, 4-5 जो भी मेरे लोग बने थे, आपस में एक दूसरे को ठीक करने वाले लोग थे। मेरे को याद है 3 या 4 दिन हुए थे हमें शूट करते हुए, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड गौरी और अनीता, इन दोनों ने मिलकर मुझे बोला कि अंशु एक काम कर, देख मैं तो गौरी बोली मैं तो नेगेटिव हूँ और ये अनीता एकदम स्ट्रिक्ट मॉम प्ले कर रही है, तू ना थोड़ा बीच में से कुछ अपने किरदार को निकाल, क्योंकि हम तीनों देवरानी साथ में फैमिली मेंबर्स, मेजर प्राइमरी कैरेक्टर्स थे, तीनों हीरो की माँ थी, तू कॉमिक में निकाल दे उसको। फिर अनीता ने बोला देख मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ, तू कॉमिकली कोई बात बोला मैं तुझे फटका। तो ये डिस्कशंस हमने किए थे एक्टर्स ने आपस में, क्योंकि भाई डायरेक्टर का तो रोज का काम है, जो छापने एपिसोड वो कहाँ इतना बेचारे ध्यान देते हैं ना, और या तो वो ध्यान देते तो फिर बिल्कुल टॉप के लीड्स वालों पर, तो हमें तो अपने पर खुद ध्यान दो। उन लोगों ने मुझे बताया, मतलब हमारा जो लीड विजेंद्र था, उसमें अंगद जो था, विजेंद्र है, वो भी काम करते करते मेरे को ऐसे बोलते थे, सुन ऐसे करो, ऐसे करोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है आपके बार ऐसे करना। तो मैंने मास्टर कर लिया उसके साथ, तो क्लोज में बोला सुनो क्लोज में ना डर थोड़ा और दिखाना और मजा आएगा, तो ऐसे सपोर्ट करते थे। तो मेरी जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही। मैंने अभी जो लेटेस्ट तेरी मेरी डोरिया का किया था, वो मैं डॉक्टर प्ले किया था मैंने, एंड अंशु का उस दिन अलग सीन शूट हो रहा था अलग वाले घर में। तो मुझे याद है कि हमारा ब्रेक हुआ था, जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं ना, जिसको नाश्ता बोलते हैं यहाँ पे, वो हो रहा था। एंड टीम इतनी अच्छी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम अंशु इन माय केस, कि अंशु बेबे ने वो कुछ चिप्स लाई थी। मतलब देखा जाए मेरा बहुत छोटा कैरेक्टर था यार, लेकिन छोटा नहीं, बट अंशु, मतलब मैं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट का बता रहा हूँ कि हम इंडस्ट्री में होता है कि जो एक कंटिन्यूटी वाला है उनको एक अलग
बॉन्डिंग बन जाती है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। करेक्ट। तो अंशु ने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ये मेरा दोस्त है। उसके बाद जो मेरे को वहां पे ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेरे को खाने के लिए बोले जा रहे हैं, खा ले। तो सोचो मेरे दोस्त के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे थे, मेरे साथ कैसा मैं किया वही तो कह होगा। रहा हूँ कि मैं समझ तो पा रहा आई हूँ वॉज वो सो थैंकफुल टू गॉड के आज भी वी आर कनेक्टेड। मतलब हाँ। अभी भी यहाँ के बाद आई एम गोइंग टू बेबीज प्लेस, चीज़। ओह वाओ। वी आर कनेक्टेड। और ऐसे हो गए सुख दुख के साथ ही, मतलब मैं तकलीफ में हूँ तो वो रो रही हैं, उनके दुख है तो हम रो रहे हैं, मतलब अलग लेवल पे कनेक्ट। और सबका ये कहना था, जैसे मेरा तो पहले ही था, सबका ये कहना था कि ऐसी बॉन्डिंग हमारे आज तक के 25 सालों में नहीं हुई। टच वुड, वॉट एवर द रीजन इज, आई डोंट नो क्या, कोई एक रीजन तो हो नहीं सकता ना, किसी एक इंसान को क्रेडिट जा सकता है इसका। बिल्कुल। लेकिन जब प्रोडक्ट शो बंद हुआ था तो ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रोडक्शन प्रोड्यूसर से कि सर एक और शो स्टार्ट करो पूरी सेम टीम के साथ, सर प्लीज सर हम सबको साथ में काम करना। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, बट यस बहुत अच्छे से सब कनेक्टेड हैं आज भी, टच वुड। ठीक है। एंड अंशु, ये शो ऑलमोस्ट 3 महीने पहले बंद हुआ था। हाँ जी। ठीक है, 1.5 साल 19 महीने चलने के बाद 3 महीने पहले वो शो बंद हुआ था। एंड अब अगला क्वेश्चन मेरा वही है कि एक एक्टर के लिए लो फेज भी आता रहता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कैसे डील करते हो? कोई भी लो फेज आता है या काम वाला फेज नहीं होता या फैमिली का कुछ होता है, क्योंकि यहाँ अकेले रह रहे हैं, कैसे आप उससे डील करते हो? आई गेस यही सबसे मुश्किल काम है। काम ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फेलियर्स को डील करना सबसे मुश्किल काम है। और अगेन आई विल से नॉट इन जस्ट आवर इंडस्ट्री बट इन मेनी इंडस्ट्रीज। लोग 12th के बाद एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और 1 मिनट में कहते हैं आप सेलेक्ट नहीं हुए, फिर वो पूरे 365 दिन फिर से तैयारी करता है। यू कैन इमेजिन द जज्बा इन देम, द सपोर्ट। जहां पर 365 दिन में 300 लोग आकर पूछे आपके बेटे का नहीं हुआ, अरे हुआ नहीं, ये कर लेता, वो कर लेता, अरे ये वाली कोचिंग लगा दो, ये वाला ट्यूशन लगा दो, रात को नहीं पढ़ा होगा, ढंग का खाया नहीं होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर फिर भी वो उसमें से करके निकलता है। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ है। मतलब अगर आप मानसिक तौर पे अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो ये तो एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग मैं अपने आप को बताती हूँ कि मैं भी रोजाना कई बार एक मोमेंट आता है जब एकदम लो हो जाती हूँ, फिर अपने आप को उठाने के लिए बहुत तरीके हैं। भाई म्यूजिक सुन लो, बुक्स रीड करना मैंने बुक्स रीड करनी शुरू कर दी। इन 3 महीनों में मुझसे कोई पूछे कि हाँ भाई आपका क्या काम चल रहा है, तो मैं कहती हूँ अपने ऊपर काम चल रहा है। पैसे नहीं मिल रहे हैं लेकिन सीखने को बहुत मिल रहा है। आई एम नॉट अर्निंग बट आई एम लर्निंग अ लॉट। सो मैंने वर्कआउट शुरू किया है, बुक्स रीड कर रही हूँ और खुद ही ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बना रही हूँ। मतलब खुद को उठाए रखने के लिए दूसरों को उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उनके चक्कर में ना मैं खुद उठ जाती हूँ। जैसे जब मेरा मूड नहीं होता तो नहीं, मुझे तो वीडियो बनानी है बिकॉज और लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे, तो उस चक्कर में मैं अपने आप को अच्छा रखती हूँ। और मतलब कोई ऑप्शन नहीं ना बेसिकली। अगर रो कर काम मिल जाए या उदास होकर काम मिल जाए तो रो के भी देख लो। रोने में तो हम महिलाएं परफेक्ट होती है, मैं भी बहुत परफेक्ट हूँ, 1 सेकंड में रोना आता है मुझको भी। लेकिन वो भी ट्राई कर लिया, रो लिए, कुछ भी कर लिया, नहीं मिला। काम तो आपको टाइम पर ही मिलेगा। जिस कहते हैं ना वो जिस खांचे में आप फिट होने वाले होंगे उसी में आप फिट होंगे, वरना हर जगह आपको अनफिट। और एक एक्टर को ना ये बात मान लेनी चाहिए, एक पॉइंट के बाद जाकर ना आप अच्छे एक्टर या बुरे एक्टर नहीं होते हो, आप अच्छे हो। आप उनको जो किरदार चाहिए था आप वो नहीं हो बस। जैसे मैंने अगर कोई ऑडिशन दिया, 10 लड़कियों ने दिया लेकिन सिलेक्ट तो एक ही, तो वो 9 खराब एक्टर नहीं थी। ये नेगेटिविटी अपने अंदर मत लाओ कि मैं गलत हूं या मैंने खराब किया। उनको जो देखना था उन्हें वो मुझ में नहीं दिखा। कहीं तो कोई ऐसा किरदार होगा जिसमें अंशु की जरूरत होगी, तो वो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। फिर और 25 लड़कियां ऑडिशन देंगी तो अंशु सेलेक्ट होगी। तो हम जब सेलेक्ट होते तब भी तो हम कितनी 10 लड़कियों ने गुरलीन का किरदार दिया होगा, वो उदास होकर घर गई होंगी, तो उस दिन मैं कितनी खुश थी। तो अब मैं हूँ वो जो रिजेक्ट हो रही हूँ, तो आएगा कोई ना कोई दिन जब मैं भी सिलेक्ट होंगी। और एक कॉल की बात है सिर्फ कि मैम आप लॉक हो गई, सारा स्ट्रेस खत्म। तो वो मैनेज करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे चेहरे देखकर ही हमारे घर वाले जी रहे हैं। बिल्कुल। जहां मैं डिमोटिवेट होती हूँ मेरी पूरी फैमिली डिमोटिवेट हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हूँ मैं, तो मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है। मेरी बेटी है, इतनी बड़ी है वो भी करियर ओरिएंटेड है, वो भी अपने करियर के पीक पर है। अगर वो मुझे रोते देखेगी तो वो भी उदास हो जाएगी, तो उसका वो भी अपने करियर पे एक पॉज लगा लेगी। फिर इधर मेरे हस्बैंड उदास हो जाएंगे, मेरे मम्मी, मेरे मदर इन लॉ, मेरा भाई। तो इसीलिए उन सबको मैनेज करने के लिए
आई एम तो भाई वेरी हैप्पी। हम्म, और एक बहुत बेसिक लॉजिक भी है भगवान का, भाई भगवान को तुम हंस हंस के मांगो, हंस हंस के बोलो कि हर चीज के लिए थैंकफुल रहो, तो वो आपको और देंगे। ट्रू। और रोते रहो रोते रहो रोते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म, सो आई एम नॉट अ क्राइंग बेबी। राइट। मैंने बहुत आपकी ऐसी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, आप वो 100 डेज चैलेंज करते हो ना, हाँ, वो हाँ। वर्कआउट का हुआ था, फिर लर्निंग रीडिंग का हुआ, हाँ, अब लर्निंग। अभी लर्निंग का चल रहा हाँ। है। एंड तो आपको क्या लगता है, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, आप रोते भी हो सोशल मीडिया पे जब घर की याद आती है, कुछ भी रियल रोते हूँ मैं हो? बेसिकली, हाँ, तो जैसे अब फीलिंग होती है वो दिखा देती एग्जैक्टली, हूँ। आप रोते भी हो, आप डांस वीडियोस भी डालते हो, आप घर जाते हो हाँ। फेस्टिवल की भी डालते हो, फिर बच्चे का बर्थडे है उसका भी आप पूरा कवर करते हो। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इज अ बून और अ बेन? सेकंड पार्ट इसका ये है कि हम एक्टर से बहुत बारी चीज पूछी जाती है, बहुत ऑडिशन ऐसे होते हैं जहां वो बोलते हैं कि अपना इंस्टाग्राम लिंक डाल देना। क्यों? अब उसका रीजन ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव होना कितना जरूरी है, और क्या वो अच्छा है या बुरा है? देखिए, ज़रूरी तो ऐसे कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन जो चीज़ दुनिया में चल रही है, अपग्रेड जो हो रहा है, आपको अपग्रेड वर्जन का हिस्सा तो बनना पड़ेगा। आप ये बोलो कि ना जी ना, मुझे तो आज भी कॉपी किताबों से प्यार है, फ़ोन मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो आप पिछड़े माने जाओगे। आप कहीं ना कहीं दौड़ती हुई दुनिया के साथ नहीं दौड़ रहे हो, तो दौड़ना तो साथ पड़ेगा। इतनी फास्ट दुनिया है, पता चला मैं पीछे रह गई, मुझ पे कुचल के लोग निकल गए। अच्छा, इतना भी पागलपन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दौड़ ही रहे दौड़ ही रहे दौड़ ही रहे, रुकना भी नहीं आ रहा, तो बैलेंस करना चाहिए। सो आई एम अ पर्सन लाइक, जो मैं इंस्टाग्राम का हिस्सा हूँ, लेकिन पागलों की तरह नहीं हो कि कुछ भी करके फॉलोवर्स चाहिए, नहीं, ऑर्गेनिकली फॉलोवर्स चाहिए। मैं जैसी हूँ मैं वही चीजें दिखाती हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं जेन्युइनली घर जाती हूँ तो घर की वीडियो, ऐसा नहीं कि एक बार जाकर 25 वीडियो बना ली और साल भर तक दिखा रही हूँ, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करती। मेरी एज भी रियल है, मैं बड़ी हूँ, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, वो भी सब रियल है। उससे लोगों को ये लगता है कि ये सब चीजें भी अच्छी चीजें हो सकती हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेजरली तो टेढ़े मेढ़े काम चल रहे हैं, लेकिन अच्छे भी चल रहे हैं। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं, उसमें हीरो भी होता है और विलेन भी होता है। अब आप हीरो को देखकर सीखो कि यार मुझे ऐसा करना है, या आप विलेन को देख के यार मैं गुंडा बनूंगा, तो दिस इज अपॉन यू, इट्स अप टू यू, राइट, कि आपको पॉजिटिविटी लेनी है या नेगेटिविटी लेनी है। तो मी एज एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि जहां लोग मुझे देखना चाहते हैं या मुझसे देख के सीख सकते हैं, तो मैं पॉजिटिव वर्ड स्प्रेड करूंगी। और रही बात कास्टिंग के लिए, जो लोग हमसे लिंक मांगते हैं, हमसे भी मांगते हैं, भेज देते हैं। वो इसलिए होता है कि कुछ किरदारों के लिए या कुछ काम के लिए ना उनको बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर अभी तो मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं, यदि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो मैं जो भी काम करूंगी 1 मिलियन लोग एटलीस्ट मुझे देखेंगे, तो उनका काम भी लोग देखेंगे, है ना। और जो रियलिटी शोज होते हैं, जैसे बिग बॉस होता है या ये जो भी होते हैं, उसमें तो इनको फॉलोअर्स ही चाहिए होते हैं। अब मैं नहीं बोलूंगी कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं, मतलब मन तो मेरा भी नहीं करता। लेकिन एक एक्टर को इंस्टाग्राम पर होना जरूरी है, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स होना जरूरी, इससे इसकी एक्टिंग का कोई लेना देना नहीं। ये गलत बात है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे फॉलोवर्स बहुत है तो मैं एक बहुत अच्छी एक्टर हूं, आई एम सॉरी, ये स्टेटमेंट गलत है। ये मेरा एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, ये एक अलग चीज है, टाइम पास कर रही हूं मैं इस पे। मैं एक एक्टर कैसे हूं वो मेरी स्क्रीन पर जाकर देखिए, वो जब मुझे आप कैमरा पे एक्शन बोलोगे ना, आप तब देखना। तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसे एक से उम्दा एक्टर्स हैं जो बहुत अमेजिंग एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, या उनके शायद 5,000 या 2,000 फॉलोअर्स हैं, तो उससे उनकी स्किल का लेना देना नहीं है, राइट। कितने डॉक्टर्स हैं जो इंस्टाग्राम पर हैं, तो ये थोड़ी जो डॉक्टर इंस्टाग्राम पे नहीं वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है। जो अच्छा इलाज करेगा वो बेहतर डॉक्टर है। तो अच्छा एक्टर होने के लिए इंस्टाग्राम पे होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ जी मैं हूँ, मैं अलाइव हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, उसके लिए आप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एंजॉय इट एज एन एंटरटेनमेंट, नॉट एज अ पार्ट ऑफ माई वर्क। राइट। मुझे भी लगता है कि कहीं ना वो हमारा पहले के टाइम पे होता था ना, वो पोर्टफोलियोज लेके जाते थे प्रिंट आउट निकाल के। मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम हम एक्टर्स के लिए वो एक पोर्टफोलियो है कि तुम अभी क्या काम कर रहे हो, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस क्या है। मेरा होता है मैं मोस्टली अपना काम डालता हूँ, फिर मैं पर्सनल लाइफ इतनी डालता नहीं हूँ। बट ये होता है कि अगर तुम बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि पर्सनल लाइफ के अगर तुम व्हाट्सएप स्टोरी डालोगे कोई भी,
जैसे आपको रीडिंग की डाल रहे हो या आपको लर्निंग की डाल रहे हो, तो वहां से ना अगर कास्टिंग डायरेक्टर ने वो चीज देख रहा है उस टाइम पे वो स्टोरी, तो वो देख के ना उसको आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार ये तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत बार होता है कि काम से ही बहुत काम मिल जाता है, कि तुम अपना काम डाल रहे हो, अपनी रियल लाइफ डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, उससे काम भी मिलता है। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ डालना जरूरी है। जो लोग बिल्कुल नहीं डालते हैं, बीइंग एन एक्टर, मतलब थोड़ा बहुत डालना बहुत जरूरी है। हाँ, कि हाँ ये अपना पर्सनल आपका मन है। देखो, एक होता है रील, एक होता है रियल। तो जो रील पे आदमी हम काम करते हैं ना, तो उसका हमारे रियल लाइफ से भी तो कनेक्शन होता है ना। आप खुद रियल लाइफ में कैसे हैं वो भी उनको जानना जरूरी होता है। कई बार मुझे तो बहुत बार ऐसा इम्पैक्ट मिलता है काम में कि वो बोलते हैं कि अरे हम तो आपको कब से फॉलो कर रहे हैं, आप तो बड़ी पॉजिटिव हैं, आप तो बड़े अच्छे से काम करते हैं, हमें आपके साथ काम करना है। सो दे आर कनेक्टिंग माई वर्क एटीट्यूड विद माई इंस्टाग्राम थिंग, नॉट एक्टिंग। एक्टिंग के लिए तो आपको जैसी एक्टिंग चाहिए, जो अभी इतने इमोशंस हैं, हो सकता है मैंने 500 अपने काम डाल रखे हो, लेकिन आपको कोई 501 एक्टिंग चाहिए जो अलग है, उसके लिए वो ऑडिशन लेंगे मेरा, लेकिन वो थोड़ा सा पसंद कर लेंगे कि हाँ भाई बंदी ठीक है, एक आइडिया मिल जाता है, एक आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए फॉरेन एक्टर्स आई वुड से इंस्टाग्राम पे रहिए और प्रेशर मत लो किसी भी चीज का। इंस्टाग्राम पे रहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को स्टॉक कर करके स्ट्रेस ले रहे हो, यार इसके इतने फॉलोअर्स हैं, यार इसको इतना काम मिल गया और मेरे को नहीं मिल रहा। ये करने लगोगे तो फिर वो कर्स है, वो तो बिल्कुल। लेकिन अगर आप सीखो, मोटिवेट हो कि भाई अगर कोई बंदा एक्टर होकर रोज अपने तैयार होकर फोटोज पोस्ट कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है, आप भी कर लो। 25 लोग तारीफ करते तो मजा ही आता है। जैसे मैंने कल अपनी पोस्ट करी तो इतने सारे लाइक्स आए, लोगों ने तारीफ करी तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं उसी चीज को एज ए मूड ले रही हूँ। सो इट्स अप टू यू अगेन, आप क्या सीखना चाहते हो, क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो। सो फॉर मी इंस्टाग्राम इज गुड। हाँ, लेकिन अगेन पागलपन नहीं चाहिए कि भाई कुछ भी करके मुझे तो 1 मिलियन चाहिए, चाहे मेरे को कपड़े खराब पहनने पड़े, मुझे बकवास करनी पड़े, मुझे झूठ बोलना पड़े या खरीदने पड़े, मुझे तो फॉलोअर्स चाहिए नहीं। ऐसे मैं नहीं मानती। इट्स गुड कि आप खुद डिसाइड कर लो कि क्या डालना है और क्या नहीं डालना। मैं आज जैसे आपको आज ऑल्दो ये बात भी बाहर जाएगी, बट मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ऐसे बहुत से सो कॉल्ड नेक काम करती हूँ जिसको मैं कभी इंस्टाग्राम पे नहीं डालती, किसी को पता भी नहीं है। अभी मेरी बेटी का बर्थडे था 11 अक्टूबर को, तो मैंने अपनी सोसाइटी के सारे कर्मचारियों को, गार्ड्स को, सबको खाना खिलाया। देयर वर ऑलमोस्ट 40 to 45 पीपल एंड आई कुक्ड इट ऑन माई ओन। मैंने कोई हेल्प नहीं ली, बहुत कुछ बांटा किया। मैंने एक भी फोटो या वीडियो पोस्ट नहीं करा। ओनली my mother knows this and my mother-in-law, my family, मतलब my family knows कि अंशु did this, क्या कर रही है, कितना हो गया। उनको फोटो भेजती रही, मम्मी हलवा कैसे बनाऊं, मम्मी चने कितने भिगोऊं, ये सब मैं उनसे कनेक्टेड रही। बट मेरे सोशल मीडिया पर किसी को नहीं पता कि मैंने ये काम किया। वो अंदर से आता ही नहीं, ऐसा लगता है कि बहुत फेक लग रहा है कि मैं उनको प्रसाद दे रही हूँ और वीडियो फोटो लेना है ना, फोटो लेना, बहुत अंदर से मन ही नहीं हुआ। एक बार को लगा भी कि व्हेन आई एम अपडेटिंग एवरीथिंग, इतना बड़ा काम कर रही हूँ, कम से कम यही अपडेट कर दूं कि मैं 40 लोगों का 50 लोगों का खाना खुद बना रही हूँ। मन नहीं हुआ कसम से। और ऐसे बहुत से काम है जो मैं करती हूँ, आई नेवर अपडेट। ठीक है, इससे पहले हम रैपिड फायर पे आए, अभी हम बात करते हैं जवान के बारे में। हाँ, जवान में अंशु का सीन था विजय सेतुपति सर के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही रेड चिलीज का था। हाँ जी, रेड चिलीज शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस, एंड जो वो ट्रीटमेंट था, जो सेट का एनवायरनमेंट था, कैसा था वो? बहुत अच्छा था। और सबसे पहले तो एक्साइटमेंट इतना अमेजिंग था जब मेरे पास मैसेज आया मुकेश छाबड़ा टीम से कि ये आप रिक्वायरमेंट्स हैं भेजिए, एंड ऑल सिलेक्शन हो गया एंड ऑल, आपको चेन्नई जाना है, कल सुबह की फ्लाइट है। I was nervous, of course, because it's a big team, big people. ऐसा थोड़ा सा nervous in the sense ये लगता है कि कहीं यार उनके साथ हम justify कर पाए नहीं कर पाए, you know, उनके साथ सीन है, कोई सीन मेरी वजह से खराब ना हो जाए। तो लेकिन वहाँ जाकर मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि सारे जो प्रोडक्शन टीम है ना, they were all South Indians. अच्छा, I would, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट वो लोग ना थोड़े से ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। They are very good. डिफरेंट। उनके अंदर ना एक तो ज़रा भी दिखावा नहीं होता, ज़ीरो टेंट्रम्स। और हमारे यहाँ सब प्रकार के लोग होते हैं, टेंट्रम वाले भी होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा था। विजय सेतुपति सर इज अ बिग नेम, राइट? मेरा उनके साथ सीन था। एटली सर अगेन जो डायरेक्टर हैं, ही इज अ बिग मैन। विजय सेतुपति सर की बेस्ट बात बताऊँ मैं आपको कि मुझे क्यू देने के लिए बैठे थे वो।
ओह वाओ। और एटली सर ने बोला, सर वी आर डन विद यू कैन गो एंड रिलैक्स, इट्स हर शॉट नाउ। तो बोले सो व्हाट, आई विल गिव हर क्यूज ना। एंड आई वाज, मैं तो ना राइट देखूं ना लेफ्ट, ऐसे घबराहट ही हो रखी थी। फिर उन्होंने बोला कि वो सीन ऐसा था कि वो मेरे आंखों के सामने मेरे हस्बैंड का खून कर देते हैं। और मैं, अब क्या लेवल होगा मेरे स्ट्रेस का, रोने का, चीखने का। कहते हैं कि मैं बैठकर वो बोलूंगा जो मैं बोल रहा था और ये मेरे को दिखती रहेगी ना, तब इसका चीखना और इसका स्ट्रेस जो है ना असली में निकल कर आएगा। मतलब ऑर्गेनिक एक्टिंग, और ये बात फैक्ट है। व्हेन यू गेट प्रॉपर क्यूज योर आउटपुट इज डिफरेंट, इट्स अमेजिंग। उन्होंने वो किया, वो वही लाइन। और क्या, शूट 2-3 बार, जैसे वो बेचारे तमिल में भी शूट कर रहे थे, हिंदी में भी शूट कर रहे थे। तो मैंने मजाक में बोला भी, मैंने कहा मेरा भी 2 शॉट लेना, यू वांट मी टू क्राई इन तमिल एंड क्राई इन हिंदी। अरे अंशु, इट्स वेरी क्यूट। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पर विजय सर ने बोला, शुड आई कॉल हर बाय एनी नेम? तो मुझे एटली सर ने पूछा कि अंशु, यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड दीज आर नॉर्थ इंडियन पीपल, टेल मी वन कॉमन नेम। आई वाज लाइक, विजय बोलते इसी का नाम लेते हैं ना, व्हाट इज योर नेम? आई सेड अंशु। तो बोलते मैं अंशु बोलूंगा। वो आया नहीं, कट गया, बट उन्होंने बोला था अंशु, मेरा नाम लिया था। तो यार बहुत ही अमेजिंग लोग। और उनके हिंदी के स्क्रिप्ट सुपरवाइजर्स थे। तो मेरे सामने डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई पॉइंट पे कि ये गलत हो रहा है, मैं बोलूं। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो हिंदी का वर्जन बता रहे हैं ना, बहुत टिपिकल हिंदी बता रहे हैं। इतनी टिपिकल हिंदी तो हम बात नहीं करते ना, तो आप इसे कॉमन हिंदी का वर्ड लो। तो उन्होंने वो वर्ड मुझसे पूछा और वही वर्ड बोला। उसके बाद जब अगले दिन भी हमने जब शूट किया ना, तो वो इतने मस्त हो गए विजय सर, ऐसे स्क्रिप्ट पकड़ के, अंशु टीचर ठीक है बराबर, ये बोलू कि दूसरा बोलू, बुला के उन्होंने बोला नहीं अंशु तुम बताओ, तुम गवर्नमेंट बोलोगी या सरकार बोलोगी? मैंने कहा गवर्नमेंट बोलते हो, सरकार इज नॉट अ टिपिकल हिंदी वर्ड, यू कैन से सरकार। तो बोलते अब मैं सरकार बोलूंगा। अंशु ने हाँ कर दिया। और जरा भी ऐसे फीलिंग नहीं आ रही कि मतलब वो मुझसे चेप होने की कोशिश कर रहे हैं या जबरदस्ती वो लड़की वाली फीलिंग होती है ना कि लड़की को देखकर कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल। मतलब आई वाज सो कंफर्टेबल शूटिंग विद हिम। उनके साथ फोटो भी खिंचाई थी, वो मुझे हक कर ले, मेरे कंधे पे कमर पे हाथ रख दे, कुछ नहीं, ऐसे खड़े थे। बहुत ही सिंपल आदमी। और जैसे कई बार क्या होता है, सेट पर डिस्टरबेंस होता है। तो जैसे मैंने और बहुत नॉर्थ इंडियन एक्टर्स को यहाँ पे देखा है, लोगों को बॉलीवुड में डिस्टरबेंस पे 2 डिस्टरबेंस पे तो माँ बहन की करते थे, इतनी गालियां, ये क्या कर रहे हो सालो, मैं नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। इतने बड़े बंदा, इतना बड़ा शॉट चल रहा है और पीछे से कोई क्रॉस करके गया, रीटेक। तो ऐसे करके बस बोले उसको रोको ना, कोई आस्क समवन टू सिट देयर ना प्लीज, बस इतना। मतलब इतने में तो ऐसा लग रहा है हम भी चिढ़ जाएंगे। यहाँ तो लोग छोड़ के चले जाएं। हाँ, छोड़ के चले जाएंगे कि भाई अब तुम या तो इसको देख लो या मैं बोल लूं, इसी को करवा लो। और बोलते हैं पीछे बोलना नहीं चाहिए। तो वो बहुत भीड़ वाला शॉट था, बहुत सारे लोग थे और आवाज आ रही थी, तो बहुत इरिटेट होकर ऐसे करके बोलते हैं सर प्लीज। और एटलीस्ट सर एज में ज्यादा नहीं है, विजय सर, और वो हम बाकी लोग सब एटली कर रहे हैं उनको, एंड ही इज लाइक सर। और मुझे लगता है शायद हम भी अगर ज्यादा फ्रेंडली हो जाए तो 2-4-5 साल के ऊपर नीचे का नहीं, डायरेक्टर का फ्रेंड की तरह नाम लेने लगे। वो लगातार सर बोल रहे थे और हर शॉट देने के बाद एटली सर बोल रहे हैं वाओ सर, वॉज इट गुड सर, फाइन सर, पक्का, यू डोंट नीड अनदर टेक। जैसे बोले कट सर, फाइन, अंशु टीचर सर, ऐसे। सच अ डिसेंट पर्सन है। आई वाज लाइक ऐसे काम करो, ये बंदा करोड़ों डिजर्व करता है, बैक टू बैक फिल्म्स डिजर्व करता है। तो एटीट्यूड ऑफ एन एक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज एक्टिंग स्किल्स। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। एक्टिंग स्किल्स तो ठीक है, अच्छी हैं, करते करते और अच्छी हो जाएंगी। और ऑडियंस तो अब ऐसी है कि जिसे पसंद कर लेना, वो बोलते हैं ना, वो गधे को घोड़ा भी बोल जाएगा तो अभी वाह 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 करने वाले लोग हैं। लेकिन वो कैमरे के पीछे कितना नाक में दम कर रहे हैं आपके, वो ज्यादा। तो you should have to be a producer's person, a director's actor. So he was like that. Wow. So my personal experience was very good. 2 दिन शूट किया था, एक दिन चेन्नई में, एक दिन मुंबई में। अच्छा, ओके। यार ये तो होता है ना कि अगर तुम अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हो, अलग अलग मीडियम्स के लिए भी काम करते हो, टीवी में जब शूट करते हैं एक अलग तरीका होता है, वेब का एक अलग तरीका होता है, एड्स में थोड़ा और लग्जरी लेविश हो जाती है चीजें,
तो होता है, एंड मोreover आपने बॉलीवुड में भी गुड न्यूज में भी किया था, आपने एक सीन अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार के साथ एंड फिर जवान में विजय सर के साथ। हाँ, तो ये जो आपने अभी देखा है ना, जो आप स्टार्टिंग में बात करती कि एक्सपीरियंस की कमी थी मेरे को तेरी मेरी डोरियां के पहले, मुझे लगता है अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, एक बार तुम सेट पे चले जाओ ना, तुम इतनी चीजें सीख जाते हो ना वहाँ पे, जो तुम्हें शायद लाइफ टाइम काम आएंगी। करेक्ट। वाओ। डायरेक्शन कर सकते हैं हम, बस कैमरा की टेक्निकलिटी सीखनी हाँ। रह गई है, वरना सब सीख जाते हैं आप सीख अच्छे जाते से हैं, काम। राइट। ठीक है अंशु, तो शुरू करते हैं रैपिड फायर। हाँ जी प्लीज। अगर आपको ऑप्शन मिले 2 सिटीज में से एक चूज करनी है, हाँ, अलीगढ़ या मुंबई? मुंबई। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है, हमने बात करी थी फैट टू फिट की, हाँ तो आपने बताया कि हाँ आपने वेट लूज किया था, हाँ। बट आपने कोई टिप्स या कुछ तरीका नहीं बताया था। तो अच्छा। कोई भी 3 टिप्स बताओ फैट टू फिट की, जो आपको लगता है कि अभी Okay. भी आप इम्प्लीमेंट करते हो। बहुत सिंपल 3 तरीके हैं। पहला है आपका कमिटमेंट कि मुझे ये करना है। दूसरा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तीसरा, कसरत, यानी आपको अपने शरीर को किसी ना किसी प्रकार की कसरत करानी। तो ये 3 चीजें, कमिटमेंट, डाइट एंड वर्कआउट। ओके, ठीक है। आपका अगला सवाल कि इंडस्ट्री के बारे में एक गुड और एक बैड चीज। ओके, गुड थिंग इज कि इंडस्ट्री आपको बहुत कम टाइम में बहुत कुछ देती है। वो पैसा भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, शोहरत भी हो सकती है। और बैड थिंग इज ये सेम, कि ये इंडस्ट्री आपको 2 दिन के अंदर खत्म भी कर सकती है। ओके, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन कि कोई भी एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। करना चाहती हूँ काम, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं? देखो, लुक्स में तो मेरा फेवरेट ऋतिक रोशन है। ओके, अक्षय वॉज ऑल्सो माई फेवरेट, उनके साथ मैंने कर लिया काम, तो मैं ऋतिक रोशन के साथ काम करना चाहूँगी। और एक्टिंग वाइज अगर मैं देखूँ तो मैं नसीरुद्दीन शाह सर के साथ काम करना चाहूँगी। राइट, ठीक है। आपका आखिरी सवाल कि अंशु वार्ष्णेय आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखती हैं? मुंबई में मेरा खुद का घर होगा, मेरी खुद की कार होगी, मेरी फैमिली में सब सेटल्ड होंगे। और मैं जब घर से बाहर निकलूंगी तो 25 में से 20 पीपल विल बी लाइक, मैम मैंने आपको वहाँ देखा, मैंने आपको वहाँ देखा, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू प्लीज प्लीज प्लीज। सो बेसिकली 2 साल बाद मैं बिग बॉस करूंगी और बिग बॉस जीतूंगी। ओके, तो एक्टिंग के साथ ये भी मेरे सपनों में और मेरे अचीवमेंट्स में से एक होगा। तो आम जनता मुझे जानेगी और मैं सबको फोटो दूंगी, भले ही मेरे यहाँ पे दर्द हो जाए, मैं सबको फोटो दूंगी। ओके, नाइस। ठीक है, तो होता है हमारा पॉडकास्ट खत्म। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। Thank you. एंड आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, आप खुद कर रहे हैं। थैंक यू। और मतलब मैं अपनी बातें बता रही हूँ लोगों को, अगर मेरी बातों से जरा भी मोटिवेशन मिलती है, अगर कोई भी एक इंसान की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आता है, तो उसका क्रेडिट मैं आपको भी दूंगी, क्योंकि आपने इसका इनिशिएटिव लिया। थैंक यू। और आगे भी प्लीज ऐसे करते रहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए ना गलत काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी, अरे सीधी से निकलेगा घी। आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। नहीं निकल रहा तो सोचो क्यों नहीं निकल रहा, कुछ तो आप में बात हो सकती है, और टाइम लगाओ, लेकिन टेढ़ी उंगली से घी प्लीज मत निकालो। ऐसे नहीं निकल रहा तो वैसे निकाल, मतलब ये नहीं काम हो रहा तो वो कर लो। मुझे अगर बहुत प्रॉब्लम लगेगी तो आई माइट चेंज माई प्रोफेशन। हो सकता है मैं टीचर बन जाऊं, हो सकता है मैं घर में आकर अपने बच्चों को देखूं, फैमिली का ध्यान रखूं, लेकिन डीमोटिवेट होकर या टेढ़े काम करके बेस्ट एक्ट्रेस बनने की कोशिश नहीं करूंगी। एग्जैक्टली। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ अंशु के बारे में कि 2019 से जानता हूँ मैं उन्हें, एंड एक टाइम ऐसा आया था कि मेरा ना बहुत लो फेज आ गया था, तो मैं अंशु को फोन करता था। मैंने कहा अंशु यार ये कोई रिप्लाई क्यों नहीं करता है, क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत मेरे को हेल्प भी करा, तो मेरे को हर बार गाली देके भी समझाया, हर तरह से समझाया। एंड फिर बाद में इनका तेरी मेरी डोरियां शुरू हो गया तो हमारी बात थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की तरह, वो आपको रोज सुबह जाओ रात में आओ, हाँ जी वो था। एंड फिर जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था तो अभी 21 एपिसोड्स हो गए हैं, एंड स्टार्टिंग से मेरे लिस्ट में अंशु का नाम था कि अंशु को बुलाना है, क्योंकि इनकी जर्नी मैंने खुद देखी है बहुत करीब से। तो मेरे को ये था कि हाँ इनसे पर बात करेंगे। एंड अभी तेरी मेरी डोरियां के टाइम पे भी था इनको कि ऑफ होगा तो बताऊंगी। एंड अभी चलो फॉर्चुनेटली हमें टाइम मिल गया एंड हमने करा। थैंक यू सो मच अंशु, थैंक यू फॉर टेकिंग प्लेजर, माय प्लेजर। बाय। थैंक यू।
तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट एंड अमेजॉन म्यूजिक। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।